हमारे संविधान का भाग 3 है मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। कल हमने समानता का अधिकार पढ़ा था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बगैर समानता के स्वतंत्रता नहीं हो सकती और बगैर स्वतंत्रता के समानता नहीं हो सकती। ये दोनों बिल्कुल एक समान है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, ठीक है। हम आर्टिकल 19 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 19 के अंदर कुल 7 बातें कही गई है। एक एक करके जानेंगे क्या क्या कहा गया है। नंबर 1, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता का अर्थ है आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जांच सकते हैं, ठीक है। चाहे मंत्री हो, आपने प्रेस मीडिया को जो स्वतंत्रता मिली है वो किसी के आगे माइक ले जाकर मुंह में घुसेड़ देते हैं। किस अधिकार के चलते? आर्टिकल 19 के 1 के चलते, ठीक है। और कोई उनका कुछ नहीं कर पाता है, वो भी किस अधिकार के चलते? आर्टिकल 19 के 1 के चलते। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संविधान ने किसको कितना कितना अधिकार दिया है। मगर एक बात और कही गई है इसके अंदर कि जब किसी को बोलने का अधिकार तो दिया गया है, मगर ऐसा ना बोले कि उसको गाली देने लगे, ठीक है। तो गाली तो नहीं देना है, अब शब्द का यूज नहीं करना है, ठीक है। मीडिया क्या करती थी 1971 में जब हमारे सैनिक उतर रहे थे, जब लड़ाई हुई थी 1971 में बांग्लादेश की, पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी लेकिन बांग्लादेश के चलते हुई थी। जब वहां पे हमारा कुछ प्लान हो रहा था तो जब सैनिक उतर रहे थे, सारी की सारी मीडिया ले जा के पूरा माइक एकदम कैमरा वैमरा लगा के, देखिए 5वें नंबर का सैनिक उतर गया है, दूसरे नंबर का उतर गया है, ठीक है। सारा न्यूज टीवी पे ऐसे प्रसारण कर रही थी जैसे लगता है कि पर्दा हटने के बाद फिल्म तमाशा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह प्रदर्शन कर रही थी जिसकी वजह से वो हमारे प्लेन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। उस समय कहा गया था कि नहीं, ये मीडिया कुछ ज्यादा ही बकवास करने लगी है आजकल, मीडिया पे थोड़ा रोकथाम लगाना पड़ेगा। इसीलिए मीडिया की जो बोलने की स्वतंत्रता है वो तो ठीक है, बोल सकते हैं वो, लेकिन एक सीमा के अंदर रहकर, ठीक है। तो बोलने की स्वतंत्रता आप समझ गए ना। आर्टिकल 19 के 1 में, 2 में शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इसमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि AK-47 और राइफल उठा के और चल देंगे कंधी पर रख के, कौन है चट्टा हमारे आगे आएगा उसी को गोली मार देंगे, तो वैसे ही रोड साफ हो जाएगा आपके डर के मारे, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। शांतिपूर्ण तरीके से, अगर आपको किसी चीज से तकलीफ है, सरकार के कुछ नियम कानून से तकलीफ है, या फिर आपको किसी और से तकलीफ है, अगर आप उससे नहीं लड़ना चाहते तो शांतिपूर्ण तरीके से आप जाके प्रदर्शन कर सकते हैं, एक तरफ रोड के साइड में बैठ के। ये नहीं कि रोडा के बीच में जाकर रोडा जाम कर दीजिएगा, गाड़ियां फूक दीजिएगा, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह गया। अब वो विद्रोह के हिसाब से ले जाएगा और ढंग से कूटेगी जब आएगी आर्मी, तो ठीक है। तो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो किसान भाई थे, अभी किसान जो नियम पारित हुआ था उसके ऊपर उन्होंने अपनी आंदोलन किया था, वैसे कुछ स्थानों पे तो हमारा वो रोड जाम कर दे रहे थे, तो वहां पे शांतिपूर्ण तरीके का तो अवहेलना की जा रही थी। मगर वो बहुत दिनों तक, करीबन 1-1.5 साल तक उस ठंडी के बैठे बैठे इस ठंडी आ गई, तब जाके मोदी जी ने कहा कि ठीक है, किसान का जो MSP वो जो है उसके ऊपर के नियम हम हटा रहे हैं, हमारा नियम अब लागू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर शांतिपूर्ण तरीके से एक तरह से देखा जाए तो किसान को बहुत झुला देती है। किसान क्या, जो शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाता ना, आज का जमाना ही नहीं रह गया कि शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठ जाए और सामने वाला प्यार से सुन ले। जब तक उसको चमाट नहीं टिकता है ना, तो उसके कान में आवाज नहीं जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कुछ नियम बनने चाहिए कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से बैठा भी है तो आखिर वो कब तक बैठा रहेगा। आप तो उसको छोड़ ही दे रहे हैं साल भर। कोई उस ठंडी में, इस ठंडी में कल हमने अपने यहाँ का टेम्परेचर देखा, ससुरा 9 डिग्री, 6 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री पहुंच जा रहा है। यहाँ पे इतना ठंडी कम होता है, और सब तो समझिए खुले वातावरण में थे, घर में इतना ठंडी हो रहा है, तो इतना ज्यादा ठंडी, उस ठंडी में 2-4 को बुढ़ऊ तो ऐसे लुटक लिए थे, ठीक है। इतनी ठंडी में भी अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से, कैसे कोई शांत रहेगा? बुढ़वा मर जाएगा खड़े वहां पे बैठे बैठे, तो वहां पे नवयुवकों का खून तो खौल उठेगा ना। तो शांतिपूर्ण तरीके का भी एक लिमिट होना चाहिए कि आखिर सरकार को इतने देर के बाद तो अपना बात समझा देना चाहिए। नहीं समझ रही है कानून बात लोग बाग, तो उसको अपने कानून को वापस लेना चाहिए, ठीक है।
या फिर उस पर और ज्यादा विचार विमर्श किया जाए, और भी लोगों को, ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिसकी बात वो सामने वाला भी समझ रहे, प्रतिरोधी भी, और आप भी समझ जाए, और कुछ बीच का मसला निकाला जाए, तो शांतिपूर्ण तरीका हो सकता है, ठीक है। नहीं तो वैसे तो समझ ही रहना आप, नहीं होगा। 3 में कहा गया है शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर लिया। अब सम्मेलन करते करते सम्मेलन से कोनो बाज नहीं आता है, तो सभा कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को बुला लीजिए, अरे तू हुआ तू हुआ तू हुआ, सबको समेट लीजिए और तब कहिए चल अब बताते हैं उसको, ठीक है। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, ये सब अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, सम्मेलन भी अच्छे कामों के लिए होना चाहिए और संघ भी अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आतंकवादी का संगठन बना लीजिए यार, कहेगा अब तू भी शामिल हो जा, तू भी शामिल हो जा, और तू भी शामिल हो जा, और लाओ अपने अपने घर से दुनाली। और छोटा बिहार में तो आप जानते ही है, शिक्षा ऐसा बनाता है, मारेंगे गोली तो आगे का नली फट जाता है, मगर फिर भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा सम्मेलन और संघ बनाने की जरूरत नहीं है। पुलिस उठा के कहाँ फेंकेगी ना, पता भी नहीं लगेगा देश के अंदर, ठीक है। तो आप संघ बना सकते हैं, लेकिन एक औचित्य और अच्छे तरीके वाला संघ बना सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, अरे वो नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम वो होता है ना, उसको बनाते हैं लोग, अपना संघ भी बना लेते हैं। जैसे 4-5 लोग मिल गए अमीर लोग, और सहकारी समिति बना लिया जाता है, एनजीओ बना लेते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। फिर सहकारी समिति, गांव के 20 गो 10 गो लोग मिलकर, पैसा वाले, मोटे पैसा वाले मिलके, अब आज के बाद गांव का दूध का ठेका हमारा होगा, सारा दूध समेटेंगे, थैली में डालेंगे, कंपनी में पहुंचा देंगे, ठीक है। उससे बहुत सारे लोगों को आसानी सुविधा मिल जाती है। जैसे आपने क्लास में देखा होगा, बुक दूर मार्केट में मिलता है तो हर कोई जा नहीं पाता है, लड़कियां तो अक्सर नहीं जा पाती हैं, वो पैसा दे देती हैं एक आदमी को, एक क्लास के एक लड़के को, ले बेटा दोस्त तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सबका वो इकट्ठा कर लेता है, एक ही बार जाता है, पूरा लाइब्रेरी खाली कर देता है, ठीक है, एक ही बार में। तो उस तरह क्या होता है कि सारे लोग जाते आते, यातायात का भीड़, उसके साथ पेट्रोल खर्च, सब जाते तो अपने अपनी गाड़ियों से जाते, या फिर दूसरे सार्वजनिक जाते तो अभी अलग ही अलग जाते, तो इन सब की बचत हो जाती है, ठीक है। तो जो संघ बनाने से सहकारी समिति उसको कहा जाता है, एक ही व्यक्ति सबका काम निकाल दिया, अपना भी ले आया, सबका भी ले आया, ठीक है। बदले में जो भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी होता था हम दोस्ती में कर दिया करते हैं, ठीक है। तो आप एनजीओ बना सकते हैं, सहकारी समिति, मात्राओं को आप देख लेना, ठीक है, छोटे बच्चे तो है नहीं आप। तो सहकारी समिति, एनजीओ, आप कुछ भी ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है, और आपको कोई नहीं रोक सकता है इसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अल-कायदा, मसूद अजहर ऐसे करके अगर आप कुछ बनाएंगे तो आपको कोई नहीं, जो मिलेगा वही 4 जूता मारेगा, समझ गए। अब आता है आर्टिकल 19 का 4, संघ बना लिया, संघ बना लिया तो पूरे भारत में अब घूमेंगे भी, तो भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ठीक है। संपूर्ण भारत के अंदर आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। पहले क्या था कि जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका था 370 हटने से पहले वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड माना जाता था, लेकिन आप फिर भी आ जा सकते हैं, वहां पे कोई मना नहीं था घूमने फिरने के लिए, कुछ नियम कानूनों के अंदर रहना पड़ता था, ठीक है। दूसरा होता है कि जो आपका वो एरिया होता है, क्या कहते हैं, छावनी एरिया, छावनी समझते हैं, सेना का जहां पे मुख्यालय होता है, उस एरिया में आपको इस तरह नहीं कि कूद घुसे चले आए, मारेगा 2 चमाट उलट जाएंगे, ठीक है। तो छावनी एरिया में आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कंटोनमेंट एरिया हो गया, भारत के अंदर जो क्या कहते हैं, ये इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद, उसके बाद से हो गया मुगल सराय, ये सब छावनी एरिया है, यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, ठीक है। और आप ऐसे नहीं घूम सकते, और भारत भर में भ्रमण करने का, कहीं भी आ जाने जा सकने की स्वतंत्रता भी इसी में दी जाती है। तो इसका मतलब आप ये नहीं है कि कोई कहीं भी आप किसी के कमरे में घुस जाएं तो आप कहेंगे कि भारत की स्वतंत्रता है, आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। कोई गुसल खाना में बैठा हो, आप जबरदस्ती लात मार के घुस जाएं रेलवे स्टेशन पे और कहेंगे कि नहीं, आने जाने की स्वतंत्रता थी, हम तो आएंगे ही, ठीक है, तो मारेगा उसी बल्टिया से जो बल्टिया लेकर बैठा रहेगा, ठीक है। तो आप कहीं भी आ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कुछ मतलब आपको रिस्ट्रिक्टेड, जो रिस्ट्रिक्टेड मतलब एरिया है जहाँ पे मना किया गया है, उनको छोड़ के आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई नहीं मना कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19 का 5, चारों ओर भ्रमण कर लिया, तब आप वहां पे बस सकते हैं, ठीक है।
की स्वतंत्रता। ठीक है, आप कहीं भी बच सकते हैं। आपको मन करता है कि मन नहीं लग रहा हमको यहाँ भिवाड़ी के अंदर, हम तो जा रहे हैं इलाहाबाद रहने के लिए, आप झोला उठाइए, कंधे पे ला दिए, पहुंच जाइए। ठीक है, आपका मन कर रहा है नहीं अब बिहार में अच्छा नहीं लग रहा, हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, वहां चले जाइए। वहां मन नहीं लग रहा, हम चले रहे हैं कर्नाटक, वहां चले जाइए। कोई नहीं माना करेगा आपको भारत के अंदर। ठीक है, कहीं पर भी आप जमीन खरीदिए, अपना घर रहिए, किराए पर रहिए, कोई नहीं मना करेगा। ठीक है, तो कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। फिर छठा है संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति की स्वतंत्रता जो भी हो। ठीक है, तो जो संपत्ति की स्वतंत्रता है इसको अभी खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया गया है? कि जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, मौलिक अधिकार साफ कहता है कि इसे आप व्यक्तियों से नहीं छीन सकते, और संपत्ति क्या है, व्यक्तियों क्या है, उसको हम छीन सकते थे, पहले नहीं छीन सकते थे। लेकिन वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको यहां से हटा दिया गया। ठीक है, यहां से मिटा के और लिख कहां दिया गया, हमारे मौलिक अधिकार भी था। ठीक है, मौलिक अधिकार में से भी हटा के इसको विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार। अब आपको संपत्ति से संबंधित कोई भी परेशानी होगी, मौलिक अधिकार कहता है कि आपको कोई भी परेशानी है आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों को छोड़ के आपको अगर कोई भी परेशानी है आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप पहले अपने पड़ोसी वाले कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद से हाई कोर्ट, वो भी वहां से भी संतुष्ट नहीं है, तब जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, लेकिन अब हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार क्या कहता है, पहले पड़ोसी वाला, डिस्ट्रिक्ट, हाई, फिर सुप्रीम। अब मौलिक अधिकार कहता है सीधा सुप्रीम, लेकिन सुप्रीम आप नहीं जा सकते, अब आपको जाना पड़ेगा पड़ोसी वाले के पास। ठीक है, तो जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, विधिक या कानूनी, आप समझ सकते हैं, कानूनी अधिकार। ठीक है, बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? तो क्या हुआ कि एक केस आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत बड़ा मठ था, करीबन 500 बीघा में। ठीक है, लेकिन उनकी जमीन छीनी जा रही थी। ठीक है, लेकिन वो अपना जमीन देना नहीं चाहते थे। क्यों? और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ये कह के कि संपत्ति का अधिकार हमारा है, हमसे हमारी जमीन ना छीनी जाए, जबकि नियम था कि 30 बीघा से ज्यादा कोई नहीं रख सकता। फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और जब उनके बाद ये केस हुआ, इस केस के बाद निर्णय लिया गया कि नहीं, ये गलत है। उस समय तो नहीं छीना गया, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों जरूरी है? मान के चलिए रामू का घर है, जमीन है, यहां से रेलवे लाइन आ रहा है आगरा से, रामू का जमीन पड़ गया बीच में। रामू से कहा जा रहा है, रामू ये जमीन दे दो भैया, इतना दूर। रामू कह रहा है नहीं, हमारा जमीन हम नहीं देंगे। लो, वो कह रहा है कि नहीं देंगे, और रेलवे लाइन यहाँ मुंह पे आके खड़ा है। अब वो कह रहा है कि हम जमीन नहीं देंगे, तब करना क्या पड़ेगा, यहां से रेलवे लाइन इस तरह घुमाओ तब लेके जाओ। ठीक है, अब तुम बताओ, एक रामू के 1 कट्ठा जमीन के लिए हम इधर से रेलवे लाइन घुमा के ले जाएंगे? नहीं ना। अगर छीनते हैं तो मौलिक अधिकार है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। इसीलिए इतने सारे दिक्कत परेशानी ना हो। और देखते हैं ना, रेलवे लाइन कितना लंबा लंबा पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, किसी का भी जमीन ले लेते हैं। लेकिन क्या है कि वो उसके मुआवजा भी बेहतरीन तरीके से देते हैं। और कई केस तो ऐसे आते हैं जहां पे वो मुआवजा सही तरीके से नहीं देते हैं, तो लोग केस कर देते हैं, जमीनियों छीन लिया चोट्टा, पैसों नहीं दे रहा है हमको। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे केस होते हैं। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो हट गया, और अब आपको इधर से घुमा के ले जाने की कोई जरूरत नहीं रामू के वजह से, सीधा सट पार कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, रामू का जमीन पे आप, सरकार जब चाहे किसी भी जमीन पे आप कितना ही ज्यादा वहां पे वो जमीन डेवलप क्यों ना हो, सरकार उसको 2 मिनट में ले सकती है। 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में। किसके दम पे? पैसे के दम पे। आपको मुआवजा मिलेगा, बेहतरीन मुआवजा मिलेगा, जितनी आपकी औकात बनती है उससे ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, जितना आपका जमीन है उससे ज्यादा दिया जाएगा, मगर सरकार उस जमीन को ले लेगी। ठीक है, तो ये कहा संपत्ति का अधिकार है। हटाया किस लिए गया वो भी मैंने बता दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि रामू जमीन नहीं दे रहा था, 2 चमाट मारा गया, पैसा दिया गया हाथ में, और मुंह पे
जब दूसरा जमीन खरीद के दिया गया, बेटा निकल लो यहाँ से, ठीक है, तो रामू से जमीन छीन लिया गया और मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया। फिर आता है नंबर 7, कोई भी व्यापार या धंधा करने की स्वतंत्रता। व्यापार या धंधा, व्यापार या धंधा कोई भी करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब आप ये नहीं कि बंदूक बनाने का धंधा शुरू कर देंगे, हीरोइन, गांजा, हीरो, ये सब बेचने का धंधा शुरू कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत मार खाएंगे, पहले बता रहे हैं हम आपको। हमारी ये बात सुन के आप ऐसा कर मत दीजिएगा, ठीक है। तो व्यापार और धंधा कर सकते हैं वो धंधे जो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, एक जो कानून के वैधानिक रूप में है, कानून के दायरे में आती है, उस धंधे को कर सकते हैं। अगर कोई धंधा इससे बाहर है तो आप उसका लाइसेंस लेकर कर सकते हैं। शराब बेचना गलत बात है, लेकिन लोग लाइसेंस लेके आजकल कितना बेच रहे हैं। पहले सरकार स्कूल बनवाया करती थी और शराब लोग बाग प्राइवेट तरीके से बेचते थे। अब सरकार सरकारी कर दी है दारू, और दारू बेचती है दबा के खुद, और स्कूल अब आजकल लोग प्राइवेट बना बना के पढ़ रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना सरकार कैसे बदल रही है। उसी तरह आपको भी बदलना पड़ेगा, सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यापार और धंधा आप कोई सा भी कर सकते हैं, मगर इस बात का गौरतलब ध्यान रहे कि आप ऐसा कोई भी व्यापार और धंधा नहीं करेंगे जो गैर कानूनी और वैधानिक नहीं हो, नहीं तो बहुत मार खाएंगे। कसम से कह रहे हैं, डंडे की गिनती कम नहीं होगी, समझ जाइए, ठीक है। तो ये था हमारा 7 का 7 पॉइंट आर्टिकल 19 का। अब हम जानेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि से स्वतंत्रता। समझ में आया नहीं आया? दोष सिद्धि, अरे इधर से मात्रा आएगा, अरे मिटा लेना, सिद्धि से स्वतंत्रता। इसके अंदर 3 बातें कही गई है, खासकर हम उन तीनों के ऊपर ध्यान देंगे कि आखिर वो तीनों बातें क्या कही गई है, ठीक है। तो पहली जो बात है उसमें कहा गया है कि आपके साथ तात्कालीन जो नियम कानून है उसके हिसाब से ही सजा दी जाएगी। तात्कालीन नियम के हिसाब से, मतलब समझिए इसका, किसी को सजा, मतलब उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है 2019 में और उसको सजा कानून ने पकड़ा है, मतलब उसके खिलाफ वो सबूत नहीं मिल रहा था और उसके खिलाफ जब सबूत मिल गया, सजा सुनाया जा रहा है 2023 में, और जब उस समय कानून कुछ और था, अभी कुछ और है, तो कंफ्यूज होगा कि आप किसके हिसाब से दंड दें। तो संविधान में खतरनाक तरीके से लिख दिया गया है, एकदम तिरछे कट मार के, कि तात्कालीन नियम, जब उसने गुनाह किया था 2019 में, तो जो गलती उस समय की थी उसकी जो सजा थी ना, उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। ये ना कि सजा बदल गया तो सजा बढ़ा दी जाएगी। इसका एक केस मिलता है बहुत ही गजब, इस पर जचता है, उनका नाम था केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल। केदारनाथ नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने गुनाह किया था बहुत समय पहले, करीबन 19वीं सदी में उन्होंने गुनाह किया था। 1950 में लागू हुआ था संविधान, लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद, ये मान के चलिए कि करीबन मतलब 1973-74 के आसपास इन्होंने कुछ गुनाह किया। उस समय उसकी सजा थी, ठीक है, लेकिन समय बीतता गया और ये बात पश्चिम बंगाल में तब की है जब सन 2000 शुरू हो रहा था, ठीक है, जैसे 2001-2 चल रहा था, उस समय उसकी सजा बढ़ गई थी। तो जो केदारनाथ थे उनको सजा बढ़ा कर दी जाने लगी थी। जो हाई कोर्ट था वो, उनको पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट था, उन्होंने उसकी सजा बढ़ा कर देने की वो की, मतलब आदेश दे दिया कि अभी जो कानून है उसके हिसाब से सजा देंगे। गलती इसने की थी उस जमाने में सजा वो थी, लेकिन इसके ऊपर ये केस किया सुप्रीम कोर्ट, इसको न्याय मिला। मगर ये एक, जैसे में आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा कारनामा हो चुका है कि इसको गलती की थी अंग्रेजों के जमाने में, और सजा जब उस समय कुछ और थी और बाद में जो सजा दी जा रही है वो अभी कुछ और है, ठीक है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये अपने वकील के हिसाब से मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ये सजा दे रही थी। समझिए, इतने उच्च व्यक्ति जो इतने पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं इस बात पे गौर तलब किए कि उसने गलती की थी, और ये हमारे संविधान में घसीट के लिखा गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं केदारनाथ वाला, ठीक है। दूसरी बात कही गई है
कि एक गलती के लिए केवल एक दंड दिया जाए, एक गलती का एक दंड, एक गलती का एक दंड। इसका मतलब है कि यदि आपने एक गुनाह किया है और उसको दोबारा से एक बार उसकी सजा मिल गई है, लेकिन दोबारा से फिर आपको लपेटे में लिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने एक गलती की है तो आपको एक ही दंड दिया जाएगा, ठीक है। एक गलती के लिए केवल एक दंड ही निश्चित किया है हमारे संविधान ने। इसके लिए एक केस बनता है, उसका नाम था क्या नाम था उनका, मकबूल बनाम दिल्ली, मकबूल बनाम दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का केस था मकबूल का। मकबूल के साथ हुआ क्या, मकबूल गया पाकिस्तान, वहां से लाया सोना भर भर के लाया, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया बेचारा, आस मारे कि पूछिए मत। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, जो कस्टम में अधिकारी थे उन्होंने इसको अपने हिसाब से सोने को जब्त कर लिया, इसको लपेटे में ले लिया, लपेटे में ढंग से लिया, लट्ठी लट्ठी, ठीक है। उसके बाद से मकबूल अली को इसको सजा भी दे दी गई, 5-6 साल सजा भोग लिया बेचारे ने। भोगने के बाद जब ये बाहर आया तो कुछ दिनों बाद ये केस जो इसके साथ हुआ था ना, कि मतलब ये तस्करी कर रहा था, ये तस्करी का केस की सजा भुगत चुका है, मगर उस केस को फिर से हमारे हाई कोर्ट में ले गया दिल्ली के, और दिल्ली के हाई कोर्ट ने उसको कहा कि फिर से सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टम अधिकारी थे, ना ही वो न्यायाधीश थे और ना ही उनके पास कोई ऐसी योग्यता है कि वो किसी को सजा दे सकते हैं। सजा तुमने भोग लिया तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सजा अब मैं दूंगा और तुम्हें दोबारा भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो मकबूल अली के साथ ये कारनामा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एक गलती का एक ही दंड, उसको न्याय मिला, उसको एक ही बार सजा मिल गई थी, वो बच गया। लेकिन कारनामे हमारे देश में हुए हैं तो जानना तो आपको बनता है, ठीक है। जानेंगे नहीं तो आगे आपके साथ होगा तो जवाब कैसे देंगे, ठीक है। तीसरा है स्वयं के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकता, गवाही देने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। इसका मतलब आप इस तरह समझिए कि पुलिस क्या करती है, लपेटे में ले लेती थी पहले जब तक ये वो कानून नहीं था, और बहुत मार मारती थी, ऐस मार मारती थी ना, उसके मुंह से उगलवा देती थी। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, बोल कि तूने ही उसका मर्डर किया है, वो कहता था नहीं मैंने नहीं किया है, यही वाली फीलिंग। फिर भी पुलिस उसको लपेटे में लेती थी, मार मार कर चमड़ी उधेड़ देती थी। पुलिस का मार तो आप जानते हैं, इतना मारती है ऊपर से, मगर अंदर की हड्डी टूट जाती है, ऊपर एक निशान नहीं आता है, ठीक है। सो जज भी नहीं भाप पाता है कि मारा है कि नहीं मारा है, ठीक है। तो ऐसे करके पुलिस उनके ही मुंह से उसको गवाही दिलवा देती थी, और वो डर के मारे जो मार टिकी है वो दोबारा ना टिके, वो कहता था हाँ मैं नहीं किया है, ना चाहते हुए भी उसको हाँ करना पड़ता था। तो ये हमारा एक वो बना नियम कि स्वयं के खिलाफ, यानी कि अपने ही खिलाफ आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपनी ही गवाही स्वयं दे, ठीक है। यदि आप अपनी गवाही स्वयं दे भी देते हैं तो नहीं माना जाएगा। आज भी पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ती है लतियाने में, मगर फिर भी नहीं माना जाएगा। इस बात को खास कर गौरतलब रखिए, ठीक है। इसके ऊपर भी एक केस हुआ था, बड़ा ही गजब का केस था। पति पत्नी थे, डिवोर्स हुआ। पहले केस का नाम बता देता हूं, मिस्टर एक्स और मिसिज MRS Z। मिस्टर एक्स और मिसिज जेड, दिल्ली का केस था। दोनों पति पत्नी, आपन नाम भी गजब रखा है, इसीलिए तो मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग केस है, मिस्टर एक्स और मिसिज जेड, ठीक है। इन दोनों में तलाक होना था। तलाक लेने के लिए इन लोगों ने फैसला किया। फैसला लेने के बाद सबूत की बात आई तो मिसिज एक्स जेड है, जो मिसिज जेड है महिला, मिसिज मतलब समझ रहे महिला, उनको मजबूर किया गया कि गवाही दें। उन्होंने गवाही भी दी, लेकिन उस गवाही को नहीं माना गया, ठीक है, क्योंकि उनको इतना ज्यादा मजबूर करवा दिया था मिस्टर एक्स ने पुलिस वालों को पैसा देकर। जो पुलिस नहीं होती हैं, या कह ले हम तो फीमेल पुलिस, ठीक है, उन्होंने मिसिज जेड पे अत्याचार ढाहे और उनको मुंह से गवाही दिया
कि आप खुद चाहती हैं तलाक लेना, ठीक है, और भी बहुत सारे परेशानियां थी। तो हर एक के साथ मैंने एक आपको उदाहरण के लिए बता दिया है, आप समझ सकते हैं, आप रिसर्च भी कर सकते हैं। बीए के बच्चे हैं और कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा आज का आर्टिकल 19 और 20। हम अभी आर्टिकल 21 और 22 को भी पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर दो बातें कही गई है। पहली, आर्टिकल 21 के अंदर कहा गया है देही प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। तो पहला तो लिखते हैं प्राण की स्वतंत्रता, दूसरा देहिक स्वतंत्रता। प्राण की स्वतंत्रता क्या होती है, देहिक स्वतंत्रता क्या होती है। प्राण मतलब पूरा का पूरा आर्टिकल 21 कहता है कि ना ही आप अपना स्वयं का जान ले सकते हैं, ना ही किसी और का जान ले सकते हैं। सरकार का धर्म, उनका कर्तव्य बनता है कि वो आपके जान की परवाह के लिए, आपके जान को बचाने के लिए हर वो संभव कार्य करे जो उसको करना चाहिए। जैसे कि उद्योग धंधों को शहर से दूर बसाए ताकि कार्बन हमारे फेफड़े में ना जाके फंस जाए, ठीक है। सिगरेट, बीड़ी या नशे मद्यपान पर रोक लगाए, मगर हम दबा के मार रहे हैं आजकल धुआं। एक ही जिंदगी है, हुक्के में उड़ा दो, तुमने सुना होगा ये बात, ठीक है। तो प्राण की स्वतंत्रता है, आप किसी का प्राण ले नहीं सकते हैं। आप कितने लोग क्या करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। आप खुदकुशी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुदकुशी करते हुए पकड़े गए बेटा, तो फिर आपके ऊपर धारा लगेगी, आपको ही कैद में कर दिया जाएगा कि चोट्टा खुदकुशी करना चाहता था। प्राण इसका थोड़ी ना है, प्राण तुम्हारा है बेटा, लेकिन उस पर जो संविधान कहता है कि उस पर पूरा का पूरा जोर हमारे संविधान का है। आप अपना स्वयं का प्राण भी नहीं ले सकते हैं, समझ गए। तो प्राण की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अंदर जो बातें मैंने बताई, आपको शुद्ध हवा पहुंचाना, शुद्ध खाना पीना, ये सब प्रत्येक चीजें आपको व्यक्ति को देना, अपने प्रजा को देना ही प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसमें एक केस हुआ था जिसके अंदर समझाया गया था कि प्राण होता क्या है। खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के केस था हाई कोर्ट में। खड़ग सिंह ने स्वयं के प्राण लेने की कोशिश की थी, उत्तर प्रदेश में केस गया और तब जाके खड़ग सिंह के ऊपर कार्यवाही की गई, ठीक है। तो मतलब खड़ग सिंह ये केस में मतलब वही हुआ कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो प्राण का महत्व बताते हुए जो सुप्रीम हाई कोर्ट के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि प्राण का मतलब केवल एक जीव नहीं, अगर प्राण चला जाता है तो कोई एक व्यक्ति नहीं मरता, उसके साथ बहुत कुछ खत्म हो जाता है। उसके परिवार की आकांक्षाएं, इच्छाएं, उसके रिश्तेदार, प्रत्येक की खुशियां, जहां पे वो कार्य करता था, किसी का इंतजार खत्म हो जाता है। मतलब भावुक सी बातें बताई अंकल ने, जो कुछ भी बताई, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो वो था खड़ग सिंह का बनाम उत्तर प्रदेश का। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक मतलब फिजिकली आपका मर्जी है। अगर आप चाहें तो किसी के साथ अटैचमेंट हो सकते हैं, अगर आपकी मर्जी नहीं कर रही तो आप अटैचमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो कानून दंड देगा उसको, ठीक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ तो फिजिकली का ज्यादा ही वर्जन, हाई वर्जन ले लीजिए आप, जो वेश्यावृत्ति है उसको भी मंजूरी दे दी गई है कि अगर कोई अपने मन से वेश्यावृत्ति कर रहा है तो उसको नहीं, वो एक कानूनन दंड नहीं है, ठीक है। मगर उसके लिए कुछ नियम कानून है, उस दायरे में रहकर वो वेश्यावृत्ति कर सकता है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है बहुत बेहतरीन गजब से मतलब बनाया गया है, ठीक है। तो दैहिक स्वतंत्रता और प्राण की स्वतंत्रता का मतलब आप समझ गए ना। आर्टिकल 21 क्या करता है, स्वयं भी नहीं मर सकते और न ही दूसरों को मार सकते हैं, ठीक है। तो अगली बार से ध्यान रखना। बहुत लोग सोचते हैं पहले का टाइम क्या था, हमारे लड़का पैदा कर ले बनी तो हम मुंगा दे, भोजपुरी में एक डायलॉग है हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, पैदा कर दिया तो तुम्हारा थोड़ा है जरूर, लेकिन उस पर अधिकार संविधान का है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 22, ये हमें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने का अधिकार देता है। गिरफ्तारी,
से सुरक्षा। ठीक है, इसके अंदर 3 बातों को रखा गया है, एक एक करके हम जानेंगे। पहला, वारंट दिखाकर गिरफ्तार करना। पहला बात तो यह है कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा उसको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा। आपने अक्सर फिल्मों के अंदर देखा होगा, जैसे ही हीरो को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती है तो हीरो कहता है वारंट है, लेकिन पुलिस भी आजकल होशियार हो गई है, वारंट रहता है तो दिखा देती है, नहीं रहता है तो पूछताछ करने के लिए ले जाकर बहुत धुनान धूमती है। ठीक है, और पुलिस का मार तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो पहला यह है कि आपको वारंट दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात कही गई है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या नजदीकी जो भी मजिस्ट्रेट है, मीनिंग आप देख लेना। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है। अगर आप 24 घंटे, और ये 24 घंटे ऐसे नहीं कि जैसे ही गिरफ्तार किया उसी समय से घड़ी का टिक 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 शुरू हो जाता है 24 घंटे, ऐसे 24 घंटे नहीं। पहले क्या होता था, अब तो कैमरे लग गए हैं तो घंटे का पता लग जाता है कि कितने देर से वो व्यक्ति कैद में है, लेकिन पहले कैमरे नहीं हुआ करते थे। पुलिस आज ले जाती थी, 4 दिन रखती थी, खाना देती थी 2 दिन, जिसमें से इतना भूखा रख के इतना कड़ान काटती थी ना, अच्छे से गलत भी बुलवा लेती थी। ठीक है, तो आप समझ जाइए 24 घंटे। अभी भी नियम ये है कि जो ट्रैफिक का आने जाने का टाइम होता है, जैसे थाने से निकले बीच में ट्रैफिक लग गया, 1 घंटे का ट्रैफिक लग गया तो 23 घंटे हो गए ना, फिर पहुंचाते कुछ हो गया, बीच में दुर्घटना, पंचर हो गया, कुछ भी हो गया गाड़ी, तो वो उन सब टाइमों को काटने के बाद 24 घंटे दिया जाता है पुलिस को कि उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। ठीक है, मगर पुलिस ऐसा नहीं करती है और किसी को कानून पता ही नहीं है कि वो कहे कि 24 घंटे के अंदर मुझे ले जाओ, तो वो पूछता नहीं है और वो करती नहीं है। दोनों का कारनामा बिल्कुल एकदम साफ और क्या होता है, नेवले जगह जैसा है। ठीक है, तीसरा, व्यक्ति जो कि पकड़ा गया है उसको वकील रखने की पूरी आजादी है, वकील रखने की आजादी। ठीक है, जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसको अपने हिसाब से, अपने अनुसार, मतलब उसको जो भी अच्छा लगे वो वकील रख सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जो पकड़े भी जाते हैं और खाए को ठेकान नहीं, गुनाह कर देंगे, पकड़े जाएंगे और फिर उनको वकील कहां से मिलेगा, क्योंकि वकील तो मोटा पैसा लेते हैं, तो उनको सरकार वकील देती है, जो सरकारी वकील होते हैं। और सरकारी वकील अक्सर केस हार जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा मन लगा के काम नहीं करते। सरकारी कोनो काम में देखिए ना, हर चीज में प्राइवेट से हारती जा रही है। ठीक है, किसी दिन सरकार भी प्राइवेट के आगे हार जाएगी, देखना। तो जो सरकारी वकील होते हैं वो उनको मुहैया कराया जाता है, मगर वो केस अक्सर हार जाते हैं और बेचारा वो फांसी पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 3 बातें बताई गई है आर्टिकल 22 में। इन 3 बातों को कहा गया है कि आर्टिकल 22 के अंदर 2 तरह से बातें की गई है, एक गिरफ्तारी से पहले और एक गिरफ्तारी के बाद। जब गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद की बात है ये, गिरफ्तारी के बाद। लेकिन आर्टिकल 22 में, जो आर्टिकल 22 का 1, 2, 3 खंड था, अब आर्टिकल 22 का खंड जो 4 है वो क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 22 का खंड 4 कहता है कि आपको बस एक जैसे हमको संदेह हो जाए, संदेह के आधार पर गिरफ्तार, आपको संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, 5 कहता है और 6, ना वकील। ठीक है, और संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संदेह के आधार पर आप कैसे, जैसे आज के बहुत समय पहले रोल एक्ट भारत में आया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ना वकील, ना अपील और ना दलील, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो कहाँ गया कोई पता नहीं है, ठीक है। तो उस समय उसको काला कानून कह के उसका विरोध किया गया था। और हमारे भारत की विडंबना देखिए, उसी काले कानून को आज भी हमारे भारत में रखा गया है, जो कि आर्टिकल 22 के 4 से शुरू होता है और कहता है कि आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ना वकील, ना दलील, ना अपील, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें वो बात नहीं है, इसमें कुछ सुधार किए गए हैं जो उस समय नहीं थे। उस समय वो आदमी कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अभी के समय में सुधार यह है कि उसको मात्र 3 माह के लिए, मात्र 3 माह के लिए, 3 माह के लिए गिरफ्तार करके रखा जाएगा। इसको निवारक निरोध कहा गया है, निवारक निरोध। निवारक मतलब देखना, निरोध मतलब बंद कर देना, निवारक निरोध, ठीक है। 3 महीने तक उसको ऐसे रखा जाएगा। और इसमें कहा गया है कि उस व्यक्ति को उस समय नहीं बताया जाता था कि आपको किस लिए उठाया जा रहा है, क्यों निवारक निरोध के तहत उठाया जा रहा है। उसको यह भी नहीं बताया जाता था कि आपको निवारक निरोध के तहत उठाया जा रहा है। लेकिन आज के समय में कानून बना है कि आप उसको सब कुछ बताएंगे, आपको इसके तहत उठाया जा रहा है, हम आपको ले जाएंगे, किसी से मिलने नहीं देंगे। जो उसके साथ होने वाला है उसको पहले ही भविष्य में एक ट्रेलर की तरह बता दिया जाता है कि तुमको समय समय पे सब कुछ करना पड़ेगा, ये तब लागू होता है। निवारक निरोध छोटे मोटे आदमियों के साथ नहीं होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। ऐसे लोगों के साथ जो हथियार से नहीं, अपनी कलम से, अपनी जुबान से, अपने काबिलियत से जब लोगों के अंदर भड़काऊपन ला देते हैं, वैसे लोगों के लिए निवारक निरोध यूज किया जाता है, ठीक है। भारत के अंदर जब जम्मू कश्मीर वाला मामला था, उस समय निवारक निरोध यूज किया गया था। सभी नेता जितने भी थे जम्मू कश्मीर के, सबको बंद कर दिया उनके ही घर में, ठीक है, निवारक निरोध के तहत। 3 माह से अधिक नहीं कर सकते, लेकिन उनको 3 माह लगा ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर को शांत करने में, क्योंकि चारों तरफ आर्मी उतार दिया था। जो भी ज्यादा तू में करता, तुरंत सबका अच्छे से इंतजाम उसी टाइम कर देते, ठीक है। तो 3 माह से अंदर आपको उस निवारक निरोध है और उसको आपको बताना है। अगर 3 माह से ज्यादा आप ले जाना चाहते हैं उस टाइम को, तो आपको किसी बड़े न्यायाधीश से, सलाहकार से सलाह लेनी पड़ेगी। उसके बाद से आप 3 महीने से और ज्यादा ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 22 का। अब हम जानेंगे कि निवारक निरोध से संबंधित हमारे देश में बहुत सारे कानून बने थे, उन कानूनों को जानेंगे। सबसे पहला जो कानून था निवारक निरोध से, जो कि संविधान के साथ वो गेट 1/3 के साथ आता है ना, बाई 1 गेट 1 फ्री के हिसाब से, तो वो था पहला कानून था, जो कि इसके साथ ही था, प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट, PDA 1950 में लागू किया गया था। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं ये गलत है, तो इसको 1969 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1950 में लागू किया गया था, 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन तब भी लोग कहाँ मानने वाले थे प्रिवेंशन डिटेक्शन के बिना, क्योंकि ये भी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया ना, जो कि हथियार नहीं उठाएंगे, मुंह की जबानी से ऐसा कहेंगे, मेरे भाइयों आओ इस देश को आग लगा देते हैं, ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश पड़ोसी वाला है। क्योंकि वो पड़ोसी के है ना, तो कहेंगे ही ऐसे, ठीक है। ऐसी बातों को सुन के लोग भी आगे नहीं पीछे देखते हैं, ससुरे छोटे पढ़े लिखते हैं नहीं कि कौन सा देश अपना है, बाबूजी को भी नहीं पहचान पाते हैं, DNA टेस्ट भी नहीं करवा पाते हैं कि ये हमारा है और वो पड़ोसी है, हमारा पिताजी नहीं है, वो पड़ोसी के पिताजी हैं, ठीक है। वो चट्टा भी लगते हैं हथियार उठा के, उसकी बातों में आके वो हथियार उठा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को निवारक निरोध दिया जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से कई कानून और भी बने थे, 2-4, हम उनकी बातें करेंगे। ये पहला कानून था, 1950 में बना था, 1969 में खत्म हो गया था। हाँ, आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, हम इसको रफ करेंगे। अगला जो कानून था उसका नाम था, भारत के अंदर सबसे ज्यादा मतलब जो मिसयूज हुआ था, मेंटेनेंस
मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। ये एक्ट को 1971 में इंदिरा गांधी जी ने लागू कर दिया, ठीक है। और जब 1900 लागू हुआ था 1971, और जब 1975 में 1975 से 1977 तक आपातकाल लगा हमारे देश में, उस समय चुनाव था प्रधानमंत्री का। इंदिरा गांधी जी ने बहुत गजब इसका फायदा उठाया, निवारक निरोध था ये, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पड़ोसी के जितने भी नेता थे, जितने भी विपक्षी नेता थे, सबको उठा के जेल में बंद कर दिया। ना रहेंगे चट्टा सब और ना ही इलेक्शन जीतेंगे, कौन लड़ने वाला ही नहीं है, तो जीतना तो फिक्स है। जिस दौड़ में एक ही घोड़ी दौड़े तो फिर जीतेगा दूसरा कैसे, ठीक है। तो उनका जीतना तो फिक्स था। 1975 से 77 तक उन्होंने किस किस को, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद से जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण के साथ साथ उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार, जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको उठा के जेल में बंद कर दिया। कोई भी पक्ष में बचा ही नहीं, ठीक है। तो जीतना इनका फिक्स था। इन्होंने इस तरह करके पूरे का पूरे मतलब उस साल का बहुमत प्राप्त कर लिया अच्छे खासे वोटों से। उसके बाद से इनको छोड़ा गया। बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि उनको 21 महीने के बाद छोड़ा गया, क्योंकि पूछने वाला ही कोई नहीं था, क्योंकि ऊपर जो सरकार ही बैठी थी उसने ही तो उनको बंद किया था, तो पूछने किससे जाएगा कोई, ठीक है। करीबन इसके अंदर 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया था भारत के अंदर, 800 लोगों को मीसा कहते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इतना ज्यादा मतलब इसका दुरुपयोग किया गया था। लेकिन आखिर दुरुपयोग कब तक चलता, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको समाप्त कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से एक अगला एक्ट आया जो निवारक निरोध से संबंधित था, नाम था टाडा। इसका फुल फॉर्म था आप मीनिंग देख लेना, टेररिस्ट एंड डी से डिस्टर्ब एक्ट 1985। ये एक्ट आया था 1985 में। टाडा, मान के चलो जो आतंकवादी थे उनके लिए एकदम से लगा लो जैसे दुष्कर्म था ये, क्योंकि इसके अंदर कहा गया था शक के बिना पे किसी को भी उठा लो, किसी की भी तलाशी कर सकते आतंकवादियों की। यदि कोई किसी का सर और फोड़ देता है तो भी आतंकवादी के केस में आएगा, किसी को मार दिया तो भी आतंकवादी के केस में आएगा। किसी को नहीं छोड़ना है, सबको। अगर उनको कुछ दिनों के अंदर उनको पेश करना था, और नहीं तो जो आर्मी थी उनको पूरा आदेश था कि वो उनको गोली मार सकते हैं, ठीक है। टाडा के तहत आतंकवादियों को, बहुत खतरनाक एक एक्ट था टाडा। जब आपने एक फिल्म देखा होगा संजू, उसके अंदर जो हीरो है मुन्ना भाई, जो क्या नाम है उनका, अरे नाम भूल गया, संजय दत्त के ऊपर टाडा एक्ट ही लगा था। लेकिन फिर वो बच गए इससे, ठीक है, क्योंकि उनके घर पे AK-47 बरामद हुई थी। लेकिन बाद में उसके बाद से उसके सुलझाया गया मैटर को, और बाद में सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर टाडा एक्ट नहीं लगा। नहीं तो टाडा एक्ट का मतलब था कि एकदम मतलब बहुत करीबन 76,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था 72 टाडा एक्ट को। और कितने 10 सालों में, क्योंकि 1995 आते आते तक टाडा एक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इतने दिनों में 76,000 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी मात्र टाडा एक्ट के तहत, ठीक है। इतना बेकार था टाडा एक्ट, और लोगों को मतलब छोटे से संदेह के ऊपर उठा लिया जाता था, ठीक है। चलो बेटा ससुराल लेके चलते हैं। फिर आया पोटा, प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस
ठीक है। ये एक्ट आया 1986 के आसपास आया था, नहीं ये 2002 में पारित हो गया था भारत सरकार द्वारा, पोटा। इसके तहत कहा गया था कि यदि कोई किसी का सर फोड़ देता है, हाथ पैर तोड़ देता है, किसी का मर्डर कर देता है, किसी भी अगर वो संज्ञात आतंकवादी के लिस्ट में कहीं भी नजर आ जाता है, उसको उठा लो, ठीक है, उठा लो, बगैर कुछ कहे सुने पूछे सीधा उठा लो, ठीक है। पोटा एक्ट बहुत जबरदस्त एक्ट था, वो अपने जमाने का निवारक निरोध के तहत बहुत मतलब ये लगा लीजिए पोटा एक्ट ने तो तबाही मचा के रख दी थी। इसके अंदर भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इसको भी कुछ समय बाद खत्म कर दिया गया, ठीक है। अगला जो एक्ट आता है, 3 हो गए, एन नेशनल SA नेशनल नेशनल सिक्योरिटी रासुक एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, शॉर्ट फॉर्म रासुक। जो रासुक था उसके तहत भी कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उठा लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून था, हमारे राष्ट्र के अंदर जो आंतरिक परेशानियां होती रहती है आतंकवादियों के कारण, उनको उनसे बचाने के लिए इस कानून को लाया गया था, ठीक है। तो NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसको रासुक भी कहा जाता है। बहुत भयंकर कानून है, अभी भी लागू है दबा के, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा मतलब मन उठाया उसको नहीं उठा लेता है, सही से मतलब जांच पड़ताल करके उठाता है, मगर इतना भी ज्यादा नहीं, ठीक है। सबसे खतरनाक था जो आर्मी के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा भयंकर जो एक्ट था वो था अफसपा एक्ट नाम था इसका, ठीक है। फुल फॉर्म देख लेते हैं, आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। ये 1958 में भारत में सर्वप्रथम लागू हुआ, ठीक है। उस समय से लेकर जम्मू कश्मीर में ये लागू हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान बार बार अपनी कुत्तों वाली हरकतें मान नहीं रहा था, एकदम जो होता है ना कुत्ते की दुम बन चुका था। अभी भी कुत्ते की दुम है, कितना ही समझा लो ससुरा टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर सबसे पहले 1958 में जम्मू कश्मीर में लगा था। इस कानून कहता है कि हम इसे वहां लगाया जाता है जहां पर आंतरिक सुरक्षा का मतलब ज्यादा महत्व होता है, मगर वहां पे बार बार विदेशी जो आक्रमण होते हैं, मतलब पूरी तरह से आक्रमण नहीं, एक छोटा सा मतलब सीज फायर किया जाता है। जो कानून बने उनको तोड़ के कोई गोली चला देता है, कोई कुछ कर देता है, और अपने यहाँ के लोग उनकी सहायता करते हैं। ऐसे अशांति वाले क्षेत्र में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हमारा पूर्वोत्तर हिस्सा जितना भी है, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, और फिर मेघालय वाला इलाका है जो अरुणाचल प्रदेश, उधर अफस्पा एक्ट पूरी तरह तहकीकात है, ठीक है। अफस्पा जो एक्ट है वो बहुत ही मतलब ज्यादा सख्त है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप कि इतना ज्यादा सख्त है कि इसके तहत मतलब कई बार इसके ऊपर केस हो चुका है कि इसको खत्म कर दिया जाए, मगर भारत सरकार इसको खत्म नहीं करती। एक तरह से देखा जाए तो ये थोड़ा सा इसका मिसयूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अंदर पूरी वो छूट है कि बगैर किसी से पूछे आप उसको गोली मार सकते हैं। रात को 2 बजे हो या 12 बजे हो, आप उसके घर में घुस के तलाशी ले सकते हैं, जो जिस इलाके में अफस्पा लगा हुआ है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इसका मिसयूज क्या होता था कि क्या करते थे, आतंकवादी आते थे और वो जो ड्रेस पहन के आते थे, मतलब अपना कपड़ा लड़ाई करने के लिए, वो नॉर्मल व्यक्तियों का पहन के आ जाते थे। जैसे मुसलमान जो नॉर्मल पहनते हैं ना, पजामा और कुर्ता और ऊपर टोपी, सेम ऐसे ही करके आते थे।
सैनिकों पे फायर करते थे, भाग जाते थे। भाग जाने के बाद सैनिक जाते थे तो कानून था, उनके पास पावर थी, वो घुस जाते थे किसी के घर में। महिलाएं थी, घर होगी तो महिलाएं भी होंगी, बहु बेटियां भी होंगी। तो लोग बाद में इनका विरोध करने लगते थे कि नहीं, ये आर्मी वाले हमारी इज्जत की रक्षा नहीं कर रहे, हमारी इज्जत खुद लूट रहे हैं। ठीक है, इस तरह इनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगा। आर्मी वाले भी क्या करते, मजबूर थे वो, अगर जाकर चेक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा और वो भाग जाएगा। वो मिलता भाई बहुत कम थे, अब मिल जाते थे तो एक दो को मार दिया जाता था, लेकिन जो नहीं मिलता था तो पूरा आर्मी उस इलाके में बदनाम हो जाती थी कि रात को 2 बजे घर में बहू बेटी है और आर्मी के बंदे घुस गए। ठीक है, तो इस तरह करके मतलब बहुत ज्यादा मतलब मिसयूज हुआ। लेकिन बाद में हमारे सैनिकों को समझ में आया कि नहीं, ये गलत है, अब हम इसका मिसयूज नहीं होने देंगे। हमारे सैनिक भी अब नॉर्मल कपड़े में घूमने लगे और नॉर्मल कपड़ों में घरों में जाने के लिए परमिशन अब मांग के जाने लगे। लेकिन फिर भी कभी कभार जरूरत पड़ जाती थी, जब फिक्स रहता था किसी घर में है तो बेगा परमिशन पूछे ही घुस जाते थे। ठीक है, तो आर्मर्ड फोर्स। अब बात की जाती है पूर्वोत्तर इलाके की। पूर्वोत्तर इलाके में पूरा जितना भी राज्य दूसरे से सटा हुआ है ना, वहां पे अशांति बनी रहती है। वहां पर ASFA एकदम पूरा जबरदस्त तरीके से लागू है। 40 जिले थे जो नागालैंड के आसपास के उधर के साइड में, उन 40 जिलों में से, वैसे तो 40 के 14 जिलों में से मतलब ASFA को हटा लिया गया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अभी भी ASFA लागू है। वहां पर जैसे ही अशांति होती है, कानून के बगैर पूछे सीधा गोली मार देंगे ढिसक्यों करके, समझ गए ना। तो ASFA उधर के इलाके में जब आप घूमने जाए तो खासकर इस बात का ध्यान दें कि उधर ASFA लागू है। ठीक है, ASFA बहुत जबरदस्त कानून है। तो इसको 1958 में लागू किया गया था। कहीं पर खत्म हुआ है, कहीं पे कम हुआ है, मगर पूरी तरह भारत से खत्म नहीं हुआ है और खत्म नहीं भी करना चाहिए जब तक पूरे भारत के लोग एक नहीं हो जाते। क्योंकि जिस दिन ASFA हटा ना पूर्वी इलाके से, उस चोटा सब कहते हैं कि हमको अलग छोड़ दो, हम अपना अलग राज्य बनाए, अपना अलग देश बनाएंगे। बेहुदा कहीं के, इतना ही अकल नहीं है उनको कि संविधान में आर्टिकल में लिख दिया है कि तुम नाक रगड़ लो जमीन में बेटा, लेकिन अगला देश नहीं बनेगा तुमसे अलग भारत से। ठीक है, तो मगर फिर भी कहते हैं अनपढ़ों को कौन समझाने जाए, 2 रुपया दे दो बकलौल का, मगर बुद्धि मत दो। ठीक है, तो वही बात है, 1958 में लागू था, आपने समझ लिया। यह आर्टिकल 22 था, पूरी तरह खत्म। अब कल हम पढ़ेंगे अगला जो आर्टिकल 23 से शुरू करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।